जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया और हमारा देश एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी और जिसको हम कोविड-19 बोलते हैं, डब्ल्यूएचओ ने जिसको पैंडेमिक कहा है, उसने कुछ चीज़ें जो समाज के अंदर थी उनको बहुत उजागर किया है। जिस तरह हम देखते थे कि हम डिफरेंट कैटेगरीज में बटे रहते थे, कभी धर्म की कैटेगरी में, कभी कास्ट की कैटेगरी में। लेकिन इस पैंडेमिक ने ये बात बता दी है कि अगर दुनिया का कोई धर्म है तो वो अमीरी और गरीबी है। इस पैंडेमिक में हमें हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो फ़र्क नज़र आया है वो शायद पिछले कुछ सालों से किसी न किसी नाम पर उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। जब ये पैंडेमिक की शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया ने डिफरेंट मेजर्स लिए। कुछ कंट्रीज़ ने लॉकडाउन का सहारा लिया, जैसे कि हमारे देश के अंदर भी आपने देखा, हमारे देश के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले एक जनता कर्फ्यू किया और फिर कई फेजेस में लॉकडाउन किया गया। अब आप ये देखिए कि ये जो लॉकडाउन था वो, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि किसी भी तरह की उसमें तैयारियां नहीं की गई थी। अब जब मैं तैयारियां बोलता हूं, तैयारियों का मतलब ये है कि हमारे देश में सब इस बात को जानते हैं कि जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। उनके बारे में नहीं सोचा गया। और आपको मालूम होगा कि ये वो ही सेक्शंस थे जिन पर डिमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज़्यादा अटैक हुआ था। तो ये जो लॉकडाउन था ये पूरा एक ऐसा चक्रव्यूह बन के रह गया कि जो हैव्स थे, जो हमारे देश में या पूरी दुनिया के अंदर जो 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 पैसे वाले लोग थे या जिनके पास जो ज़रूरत का सामान है या जो रिसोर्सेज हैं जिनके पास हैं, उनके लिए तो ये प्रिविलेज बन गया। बहुत सारे हमने लोगों को देखा, कोई जो है अपना बर्तन धोने की वीडियोस बना के डालते थे। ये उनका मैं उस पर गलत और सही पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन एक तबका जो था जिसको हमने सड़कों पर रोते देखा, जिसके पैरों में हमने छाले देखे, जिनके बच्चों को हमने बिलखते देखा भूख से, वो इस हमारे देश का मजदूर तबका था। और ये वही मजदूर हैं जो इस देश का निर्माण करते हैं। आप सोचिए, अगर आज हमें कल कोई स्कूल बनाना हो, कल कोई हमें हॉस्पिटल बनाना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोनॉमी का सबसे अहम पहलू होता है, उसमें अगर हमें कोई रोड्स बनाने हों, तो क्या इन मजदूरों के बगैर वो सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? तो जो दुर्दशा हमने पिछले दिनों मजदूरों को देखी वो सच में बहुत ही रुलाने वाली है और बहुत तकलीफ देती है। आज इस वीडियो का मकसद ये है कि वो रिफ्लेक्शंस, क्योंकि हम कुछ स्टूडेंट्स थे मुंबई के, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जितनी ज़्यादा हमसे लोगों में मदद हो सकती है, हम जो स्लम्स हैं मुंबई की, चाहे वो धारावी हो, चाहे वो शिवाजी नगर मानकुट की हो, हम वहाँ पर लोगों को रिलीफ का काम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जो ग्रॉसरी देने का, राशन देने का। तो इन सारी चीज़ों से एक बात ये समझ में आई कि सरकार को जो मेजर्स लेने चाहिए थे वो किसी ना किसी चूक के कारण नहीं लिए गए। पूरी दुनिया के अंदर जो स्टिमुलस पैकेज, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिए गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे देश में अभी तक नहीं दिए गए। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में, ख़ास तौर से क्योंकि मैं मुंबई के बारे में ज़्यादा बात करने वाला हूँ, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से धारावी जो है वो एक हॉटस्पॉट बन गया कोविड के पॉजिटिव केसेस का। तो धारावी को तो सबने देखा, लेकिन आज जो है मैं आपसे एक ऐसे स्लम्स के बारे में बताऊंगा जो एम ईस्ट वार्ड, बीएमसी के एम ईस्ट वार्ड में आती है, और गोवंडी और जो मानखुर्द का एरिया है वो उस एरिया में आता है। क्योंकि उसके स्पेसिफिकली बात करने का कारण ये है कि सबसे ज़्यादा अगर मोर्टेलिटी रेट कहीं पर है पूरी मुंबई के अंदर, तो वो एम ईस्ट वार्ड में है, जो कि 9.7% है। 9.7% जो है मोर्टेलिटी रेट हमारे मानखुर्द और गोवंडी का है, जबकि धारावी, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, उसका मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 4.1% है और पूरी मुंबई का मोर्टेलिटी रेट जो था वो 3.7% था।
तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर मानखुर्द और गोवंडी में ऐसी क्या समस्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि मानखुर्द और गोवंडी वही एरिया है जहां पर जिसको आज भी गैस चैम्बर के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं वहां पर ही जो है वो एशिया का जो सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड बोलते हैं वो भी वहीं पर है। आप अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इंडियन ऑयल और एचपीसीएल की आरसीएफ की कंपनीज भी उसी तमाम एरियाज में है। जब हम जाके स्लम्स में काम करते थे तो हम ये बात लोगों से पूछा करते थे कि आखिर इस पैंडेमिक ने और इस लॉकडाउन ने आप पर क्या असर डाला है। तो सबकी एक मुश्त राय होती थी कि हमसे ये कहा जाता है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो बिल्कुल गलत था। भाई हमें तो फिजिकल डिस्टेंसिंग एक दूसरे से अगर हम दूर रहेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी नहीं हुई, वो तो फिजिकल डिस्टेंसिंग है। तो उनका एक ही ये सवाल हुआ करता था कि हमसे कहा जा रहा है कि हम लॉकडाउन में अपने घरों में रहें, लेकिन मैं 4x4 की चौल में रहता हूं। आप मुझे बताइए इस चौल के अंदर हम 10 लोग रहते हैं, हम कैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस करें। और धारावी पे आप देखिए, इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट आई है, धारावी में 70% लोग ऐसे हैं जो पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। एक टॉयलेट की सीट को तकरीबन 145 लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। जब आप टॉयलेट का दरवाजा खोलते हैं, जब आप वहां जाके उसका टैप खोलते हैं, तो ये तो बहुत सारे कारण हैं। तो मुझे ये लगता है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग और ये जो लॉकडाउन का पूरा जो कंसेप्ट था वो गरीबों के लिए कोविड से बड़ी महामारी थी। गरीबों के जो रिसोर्सेस थे, जो इस देश के दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो सोशली डिप्राइव्ड ग्रुप्स हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, वो यही सारी कैटेगरीज हैं। तो अब ये सवाल बनता है कि आने वाले वक्त में क्या दुनिया, क्या हमारा देश इस पैंडेमिक से सबक लेगा? क्या ये जो रिसोर्सेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा? ये जो असमानता है, ये जो गैर बराबरी जो है हमारे पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है, उसको लेके कोई काम होगा? क्योंकि ये पैंडेमिक्स आते रहेंगे। अगर हमने इस देश की अधिकतर जनसंख्या को रिसोर्सेस से अगर महरूम रखा तो इस तरह की समस्याएं हम आने वाले दिनों में भी फेस करते रहेंगे। हमने कुछ स्टूडेंट्स ने मुंबई में इस बात का इनिशिएटिव लिया और हमने कोशिश की कि जितनी ज़्यादा हम लोगों को मदद कर सकें, राशन देने के ज़रिए से, दवा देने के ज़रिए से, मास्क देने के ज़रिए से, सैनिटाइजर्स देने के ज़रिए से, वो हमने कोशिश की। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि इतनी बड़ी जनसंख्या में सिविल सोसाइटी पार्ट टाइम कोई इनिशिएटिव लेके बहुत लंबे वक्त तक उस इनिशिएटिव को सस्टेन नहीं कर सकती। रिसोर्सेस की कमी होती है और दुनिया जमाने की बहुत सारी कमी है। तो ये एक वक्त है जो हमें ये सिखाता है, ये जो पैंडेमिक है इससे हमें कुछ सीख लेके जानी है। पहली सीख तो यही होनी चाहिए कि जो दुनिया का निज़ाम है, जो नेचर का निज़ाम है, जो कुदरत का निज़ाम है, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करता। कोरोना जो है वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को भी होगा और इस हमारे देश में जो एक गरीब है उसको भी हो सकता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि तकलीफ होती है। हम पैंडेमिक्स को भी धर्म के नाम पर बांट देते हैं, तकलीफ होती है। इस देश का युवा होने के नाते, इस देश का एक छात्र होने के नाते, जो चाहता है कि मेरा भारत मजबूत बने, जो ये चाहता है कि मेरे भारत भी विश्व शक्ति बने, और जब वो देखता है कि हमारे समाज को किस तरह बांटा जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों को देख के बहुत तकलीफ होती है। इस पैंडेमिक में हमें अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी है। मैं सच बताऊं, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि काफ़ी काम सरकार को करना है, लेकिन कुछ काम हमें खुद करना है। अब क्योंकि आप ये देखिए कि लॉकडाउन जब हमने शुरू किया था उस वक्त हमारे यहाँ 300 केसेस थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन खुल रहा है तो एक दिन में 10,000 केसेस का टैली है। तो एक समाज के अंदर ये धारणा बनी कि वो पैंडेमिक से लॉकडाउन को समझने लगे। अच्छा बताइए, वो लॉकडाउन बढ़ा या कम हुआ? मतलब उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, इसका मतलब कोरोना खत्म हो रहा है, कोविड खत्म हो रहा है, जो कि गलत है।
आप ये देखिए एक दिन में 10,000 केसेस आ रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को का जो है निर्वाहन हमें करना है, क्योंकि अगर हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो कि नो डाउट स्लम्स में जो है वो इम्पॉसिबल सी चीज होती जा रही है, लेकिन क्योंकि अब माइग्रेंट्स चले गए, भी पहले क्या होता था, मैं माइग्रेंट्स से ये बात पूछता था कि पहले भी आप यहाँ करते थे, बोले हम दिन भर काम करते थे, रात में अगर हमें पैर पसारने की जगह भी मिलती थी तो हम आके सो जाते थे। लेकिन अब उस 4x4 के कमरे में 24 घंटे बिताना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब हमारे देश के सामने ये चैलेंजेस आने वाले हैं।